थर्मोडायनेमिक्स पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। हमने सिस्टम सराउंडिंग और विभिन्न प्रकार के सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त की, जैसे ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। कुछ प्रॉपर्टीज सिस्टम की हमने अध्ययन किया, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब हम स्टेट फंक्शंस या इसे दूसरे नाम से थर्मोडायनेमिक फंक्शंस के नाम से जाना जाता है के बारे में देखते हैं। अवस्था फलन या ऊष्मागतिकीय फलन क्या है? वे अवस्था चर अर्थात थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी जो तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हो, उसके पथ पर निर्भर नहीं करते हो, अवस्था फलन कहलाते हैं। अर्थात जो चर हैं, फॉर एग्जाम्पल एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, ये सब जो है क्वांटिटीज, अवस्था चर, जो किसी भी सिस्टम कोई भी हमने तंत्र लिया है, उसमें कोई भी हम प्रोसेस करवा रहे हैं, तो उसके प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के ऊपर निर्भर करते हो। उस प्रोसीजर की स्टेप पे निर्भर नहीं करता हो कि वो प्रोसीजर कितने स्टेप में पूर्ण हो रही है, कौन से रूट से जा रही है, उस पर निर्भर नहीं करती। केवल हमें प्रारंभिक अवस्था के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसकी अंतिम अवस्था के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इन दोनों अवस्थाओं के आधार पर अगर हम चर के बारे में बता सकते हैं, उन क्वांटिटीज के बारे में, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज के बारे में बता सकते हैं, तो वह स्टेट फंक्शन कहलाती है। अर्थात ये केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के ऊपर निर्भर करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज है? एंथैल्पी, फ्री एनर्जी में परिवर्तन, फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, और यहाँ पे देखिए Q प्लस W लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इनको केवल Q लिखा जाए, केवल Q, तो यह पाथ फंक्शन होगी, और केवल W लिखें अर्थात केवल W यहाँ पे वर्क को रिप्रेजेंट करता है, Q यहाँ पे ऊष्मा को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों अगर अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग चर के रूप में अगर हम लिखते हैं, तो ये पाथ फंक्शन होते हैं। अर्थात ये रूट के ऊपर निर्भर करती हैं, पाथ के ऊपर निर्भर करते हैं। परंतु अगर इनका दोनों का सम किया जाए, तो यह इन दोनों का सम, एक साथ सम, वह स्टेट फंक्शन होगा। अलग अलग में ये पाथ फंक्शन होंगे और दोनों के सम में क्या होंगे? ये स्टेट फंक्शन होंगे। तो यहाँ पे स्टेट फंक्शन वे चर होते हैं जो सिस्टम की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के ऊपर निर्भर करते हैं। अब देखिए इसमें कैसे कैसे क्या होता है। इसे कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट के प्रतीक द्वारा लिखा जाता है। अर्थात इसे केवल कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे अभी हमने देखा, कैपिटल H भी कैपिटल है, E भी कैपिटल है, G भी कैपिटल है, तो ये हम इससे क्या लिख रहे हैं? कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल द्वारा भी परिभाषित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे इन एग्जैक्ट और एग्जैक्ट डिफरेंशियल दो वर्ड है, तो ये इस जो स्टेट फंक्शन है उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। जैसे हम यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को लिखते हैं, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को हमने डेल से लिखा है, तो ये डेल रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल को। तो देखिए डिफरेंशियल किया इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट डी ई, तो यहाँ पे डेल ई क्या है? डिफरेंस ऑफ ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अर्थात ई फाइनल क्या है? अंतिम अवस्था में की आंतरिक ऊर्जा, और ई आई क्या है? प्रारंभिक अवस्था की आंतरिक ऊर्जा।
तो यहाँ पे देखिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तंत्र की प्रारंभिक अवस्था की आंतरिक ऊर्जा और अंतिम अवस्था की आंतरिक ऊर्जा दोनों के अंतर के द्वारा निकाली जा सकती है। तो यहाँ पे किसी भी तरह के पाथ के ऊपर निर्भरता नहीं है, सिर्फ इनिशियल स्टेट का निकालना है और हमें फाइनल स्टेट की आंतरिक ऊर्जा पता होनी चाहिए और दोनों का डिफरेंस करेंगे तो उसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमारे सामने आएगा और उसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब है एक पाथ फंक्शन जिसे पथ फलन भी कहते हैं। अब ये क्या है, ये अवस्था तंत्र जो उस पथ पर निर्भर करते हैं जिस पथ से तंत्र प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में आया हो, पथ फलन कहलाते हैं। अर्थात कोई भी सिस्टम है, कोई भी तंत्र है, उस तंत्र में कई तरह की प्रोसेस चल सकती हैं। अब उन प्रोसेस में कुछ चर ऐसे होते हैं जो उसके पाथ के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, दो तरीके से, दो वे से, दो पाथ से इनिशिएट होके प्रारंभ होके समाप्त हो सकती है। तो उस अभिक्रिया में जो वर्क है, जो कार्य है, जो ऊष्मा है, वो अलग अलग मार्ग से अगर अभिक्रिया संपन्न होती है तो उनकी क्या होगी, अलग अलग होगी। वो उनके प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करती, वो उसके पाथ के ऊपर निर्भर करती है। अब यहाँ पे देखिए एक हम वर्क को अभिव्यक्त करते हैं, वर्क के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक कंटेनर है, सिलेंडर है जिसमें गैस भरी हुई है और इसमें पी प्रेशर लगा हुआ है। V1 इसकी वॉल्यूम, इसमें गैस भरी हुई है। अब क्या हुआ कि हमने प्रेशर चेंज किया और प्रेशर चेंज करके इसकी वॉल्यूम V1 से V2 कर दी, V1 से V2 इसकी हमने वॉल्यूम चेंज कर। तो ये वर्क क्या होगा, इसका वर्क होगा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इनटू V2 माइनस V1, अर्थात आयतन में आए हुए परिवर्तन और बाह्य दाब के गुणनफल को इसके द्वारा हमें उसका वर्क का जानकारी मिलती है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर प्रेशर को आधा कर दिया जाए, प्रेशर को क्या कर दें हम, आधा करें, और आधा करेंगे तो आयतन में जो परिवर्तन है उसको में भी क्या होगा, चेंज होगा। अर्थात एज कंपेयर टू दिस कि यहाँ पे इस और यहाँ के आयतन में अंतर होगा। तो अगर प्रेशर आधा करेंगे तो वर्क क्या होगा, P हाफ। अब प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पे आधा और वॉल्यूम में परिवर्तन V2 माइनस V1, अर्थात वर्ग क्या हो गया, आधा हो गया। इसकी तुलना में जो कार्य इस प्रथम एक्सपेरिमेंट में जो कार्य किया गया की तुलना में द्वितीय में कार्य आधा करना पड़ेगा। अब हम क्या करें, प्रेशर को जीरो कर दें, अर्थात स्वतंत्र फैलना, अर्थात फ्री एक्सपेंड कर दें इसको, तो क्या होगा, वॉल्यूम स्वतः ही चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम V1 से V2 स्वतः ही हो जाएगी और प्रेशर जीरो हुआ तो वर्क क्या हो गया, देखिए वर्क भी क्या हो गया, जीरो। तो इसे कहते हैं स्वतंत्र फैलना। तो देखिए यहाँ पे एक ही एक्सपेरिमेंट को हमने तीन तरीके से संपन्न किया, तीन मार्ग से, तीन रास्तों से संपन्न किया। तीनों में हमने गैस का विस्तार किया है, उसका एक्सपेंड की है। बस हमने प्रेशर को अगर थोड़ा थोड़ा चेंज किया तो उसमें तीन तरह के पाथ बने और तीनों में वर्क की मात्रा अलग अलग है। सबसे ज़्यादा वर्क यहाँ किया गया, उससे कम यहाँ पे, और यहाँ पे वर्क क्या हो गया, जीरो। अगर बाह्य दाब को हमने जीरो कर दिया तो कार्य भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो पथ पर निर्भर करती है। अलग अलग पथ के अनुसार अगर अलग अलग मार्ग के द्वारा अभिक्रिया रिएक्शन प्रोसेस कराई जाती है तो उसमें क्वांटिटी की मात्रा भी अलग अलग हुई, जैसे वर्क की मात्रा अलग अलग हुई। इसी तरीके से ऊष्मा भी एक क्वांटिटी है जो कि पथ के ऊपर निर्भर करती है। इसे स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट से अभिव्यक्त करते हैं। स्मॉल लेटर से लिखते हैं इसको, जैसे वर्क को स्मॉल w के द्वारा, ऊष्मा को स्मॉल q के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं।
इसे इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल द्वारा परिभाषित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्मॉल इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल किया जाएगा इसको। तो यहाँ पे देखिए डी से रिप्रेजेंट किया है डिफरेंशियल, आई से फाइनल, डी क्यू इक्वल टू डी। अब यहाँ पे देखिए क्यू लिखा हुआ है, नोट यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है। यहाँ पे इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये इनिशियल स्टेट है और ये इसकी फाइनल स्टेट है। अब यहाँ पे अलग अलग स्टेट पे ऊष्मा क्या होगी, अलग अलग होगी। अलग अलग स्टेप पे अगर ये बहुपदीय है, बहुत सारे पद से संपन्न होती है, तो यहाँ पे अलग अलग स्टेप पे इसकी ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, अलग अलग होगी। और तो अलग अलग होने के कारण यहाँ पे केवल Q के द्वारा इसको अभिव्यक्त किया जाता है। ये Q रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऊष्मा की मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है, अर्थात ये फाइनल स्टेट हो गई, ये इनिशियल स्टेट हो गई। इसकी इंटरनल एनर्जी स्टेट, इनिशियल स्टेट की इंटरनल एनर्जी EI है, E1 है और फाइनल स्टेट की E2 है। अब ये स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाने के लिए इसके पास 3 मार्ग है। प्रथम मार्ग ये जो दिखाई दे रहा है इसको प्रथम लिखते हैं हम, प्रथम मार्ग हो गया। द्वितीय मार्ग ये द्वितीय मार्ग हो गया और ये तृतीय मार्ग हो गया, ये तीसरा रास्ता हो गया। अब ये अलग अलग रास्ते से प्रोसीज अभिक्रिया S1 से S2 स्टेट में जाती है। तो यहाँ पे देखिए इस मार्ग 1 के द्वारा जाती है तो यहाँ पे कार्य W1 किया जाता है। मार्ग 2 से अभिक्रिया होती है या प्रोसेस होती है तो इसमें W2 कार्य होता है। और मार्ग 3 से प्रोसेस पूर्ण होती है तो इसमें W3 वर्क होता है। अब तीनों स्थितियों में वर्ग की जो कार्य की मात्रा वो अलग अलग होगी, इक्वल नहीं होगी, क्योंकि इनके मार्ग अलग अलग हैं और वर्क कार्य पाथ के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन केवल इनिशियल स्टेट अर्थात E2 माइनस E1 अर्थात फाइनल और इनिशियल स्टेट के ऊपर निर्भर करता है, चाहे वो अभिक्रिया पाथ ए फर्स्ट से संपन्न हो, चाहे सेकंड से या थर्ड से। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन केवल इनिशियल और फाइनल स्टेज के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन वर्क अलग अलग पाथ का अलग अलग होगा। इसी तरीके से इसको एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा भी समझ सकते हैं। जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराएं तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। अगर यह रिएक्शन किसी फ्लास्क में कराई जाती है, किसी भी फ्लास्क में कराई जाती है तो कुछ ऊष्मा की मात्रा क्या होती है, मुक्त होती है, और इस ऊष्मा की मात्रा को हमने Q से रिप्रेजेंट किया। तो ये एक हमारा पाथ हो गया इस रिएक्शन का। ये हमने एक प्रोसेस कराई फ्लास्क के अंदर। इसी तरीके से अगर इसको वोल्टेज सेल में ये रिएक्शन कराई जाए, वोल्टेज सेल लगाया और उस सेल में जिंक की कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं तो वही प्रोडक्ट जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। लेकिन वोल्टेज सेल में ऊष्मा, मुक्त ऊष्मा की मात्रा क्या है, 0 है, अर्थात उसमें ऊष्मा की मात्रा उत्पन्न ही नहीं, ऊष्मा निकलेगी नहीं। तो देखिए इनिशियल स्टेट कॉपर सल्फेट और जिंक है, फाइनल स्टेट जिंक सल्फेट और कॉपर है, दोनों में सेम है, लेकिन पाथ दोनों के क्या है, अलग अलग है। एक हमने फ्लास्क में संपन्न कराई, एक वोल्टेज सेल में संपन्न कराई, जिससे ऊष्मा की मात्रा एक में फ्लास्क में Q से रिप्रेजेंट अगर कुछ ऊष्मा निकलती है, लेकिन वोल्टेज सेल में ऊष्मा निकलती ही नहीं है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ऊष्मा पाथ के ऊपर निर्भर करती है। अतः उपरोक्त अभिक्रिया में तंत्र की ऊष्मा पथ पर निर्भर करते हैं, न कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के ऊपर निर्भर करें। तो ये देखिए हमने समराइज किया, इसको शॉर्ट में लिखा है, इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट हुआ इसका, ये पाथ प्रथम जो फ्लास्क पथ लिखा है जिसमें एक Q ऊष्मा निकलती है, और एक वोल्टेज सेल पथ में जिसमें ऊष्मा की मात्रा क्या है, 0। तो ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि W और Q पाथ फलन है और बाकी स्टेट फंक्शन होता है, लेकिन Q और W का जो सम है वो हमेशा
क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। थैंक यू।